नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है कि HPRC के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अलावा जो है वो HPRC जो है वो अपने अलग अलग एग्जाम जैसे पंचायत सेक्रेटरी में भी मेंशन कर चुका है कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कैबिनेट के द्वारा और भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें जो हैं वो अप्रूव की गई हैं, तो उन सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी जहाँ पर भी कंप्यूटर पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। बड़े अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे ताकि भूलें बिना आपको क्वेश्चंस और रिवीजन भी आपका होता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई प्राइमरी एंड फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स एंड टू परफॉर्म मॉडिफिकेशन इन दी टेबल। तो बोलते हैं कि कौन सी कमांड जो है वो यूज की जाती है प्राइमरी और फॉरेन की को स्पेसिफाई करने के लिए और मॉडिफिकेशन का काम करने के लिए, टू परफॉर्म मॉडिफिकेशन इन दी टेबल, टेबल में मॉडिफिकेशन का काम करने के लिए। देखिए अलग अलग तरह की कमांड्स आती हैं। एक ऐसी ही कमांड आती है एल्टर कमांड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो एल्टर कमांड आती है बेसिकली ये DDL कमांड है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड जो है ये आती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि ये क्या करेगी, ये बेसिकली जो डाटा हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा है, जो हमारे पास डाटा पहले से दिया गया है, उसमें कोई भी जो है वो मॉडिफाई, उसका स्ट्रक्चर कोई भी मॉडिफाई करना है तो वो काम जो है ये करती है। ठीक है, तो यही कमांड है जो कि जो है वो जो प्राइमरी की और फॉरेन की में जो है वो स्पेशल बाधाएं होती हैं उनको मॉडिफाई जो है वो करती है। तो इस तरह से समझिए। यहाँ पर मैंने DDL कमांड आपको बताया, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाली कमांड्स मैंने बताई। तो एक बार हम ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि DDL कमांड्स जो है वो कौन कौन सी जो है वो आती हैं। जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स आती हैं उसमें एक तो ये एल्टर आता है, एक क्रिएट कर आता है, मैंने पहले भी नोट करवाई हैं आपको ये सारी की सारी। क्रिएट आता है, ड्रॉप एक आती है और एल्टर आती है। एल्टर के अलावा जो है वो ट्रंकेट जो है वो एक आती है। तो ये 3-4 कमांड्स आप बेसिकली DDL वाली ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन ओवर नेटवर्क्स। तो बोलते हैं कि नेटवर्क पर सुरक्षित प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। एक इसी तरह का प्रोटोकॉल होता है SSH कर। ये जो SSH प्रोटोकॉल होता है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम SSH की बात करते हैं कि SSH का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, तो बोलते हैं SSH का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल कर इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है। सिक्योर सेल प्रोटोकॉल इसको जो है वो बोलते हैं SSH सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं जैसे कि HTTP दिया गया है, FTP दिया गया है। इनके भी पूरे नाम आपको जो है वो पता होना चाहिए। FTP की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP का पूरा नाम पता चल गया, FTP का पता चल गया, SSH का भी आपको जो है वो पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोलते हैं इन कंप्यूटर नेटवर्क एनक्रिप्शन टेक्निक्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग। तो बोलते हैं कि कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर नेटवर्क में बोलते हैं एनक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बोलते हैं ये किसे बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो जो एनक्रिप्शन कमांड्स होती हैं, एनक्रिप्शन टेक्निक्स जो होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ये जो एनक्रिप्शन टेक्निक होती हैं बेसिकली ये करती क्या है, जो हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होते हैं, जो पढ़ने लायक टेक्स्ट होते हैं, उनको ये जो है वो साइपर टेक्स्ट में जो है ट्रांसफॉर्म जो है वो कर देती है या फिर बदल देती हैं। जो न पढ़ने लायक जो है वो कोड हो उनमें जो है ये बदल देती है, तो उनको इजीली पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो ये क्या करती है बेसिकली, ये सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्रूव करती है, सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल में जो है वो लाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच लैंग्वेज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। लैंग्वेजेस में हमने अलग अलग पढ़ी हैं, DDL भी पढ़ी है, DML भी पढ़ी है, DCL भी पढ़ी है, TCL भी पढ़ी है। अगर हम DDL की बात करते हैं तो DDL का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो होता है। वैसे ही DML की बात करते हैं तो DML का अगर आप पूरा नाम देखेंगे तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। अगर आप DCL की बात करेंगे तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज इसको बोलते हैं। और TCL की अगर आप बात करेंगे कि TCL का क्या पूरा नाम होता है, तो TCL का पूरा नाम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो होता है।
तो बोलते हैं कि विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज नाम से ही पता चल रहा है, वो डिफाइन करेगी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज वो डिफाइन करेगी चीज़ों को। तो इसका ऑप्शन ए DDL जो है वो सही आंसर हो जाएगा। DDL कमांड्स मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले नोट करवा चुका हूँ, एक बार फिर से जो है वो रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया, एल्टर हो गया, ट्रंकेट हो गया, ये सारी जो है वो DDL कमांड्स जो है वो आती हैं। तो DDL कमांड्स अब याद रहेंगी, ये नहीं भूल सकती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास बेसिकली दो तरह के इंपॉर्टेंट आए। अब बोलते हैं ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का इनमें से बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा है। तो पहले तो ध्यान रखिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसको एक प्लेटफॉर्म, उसको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड जो है वो करवाता है ताकि वो अच्छे से काम जो है वो कर सके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारी क्या चीज़ जो है वो आती है, इसमें हमारे बेसिकली जो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर हो गए जैसे कि प्रिंटर के अलग हैं, ड्राइवर ग्राफिक्स अलग हैं, वो सारे हो गए, फर्मवेयर हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है वो आती है। तो यहाँ पर ना ही ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, ना ही ये गूगल क्रोम आता है, ना ही ये एडोब फोटोशॉप जो है वो आता है। विंडोज OS यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसका एग्जांपल जो है वो आता है। ये आपको पता चल गया। वैसे ही हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो है वो होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है, ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है वो एग्जाम्पल आता है। जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल जो है वो आता है। फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप हो गया, ये भी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल जो है वो आता है। हमारे पास जो है वो फ़ोन में गीत सुनने के लिए स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही जो है वो आता है। हमारे पास जो है वो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, वो भी जो है वो इसी में जो है वो आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बेसिकली डेफिनेशन जब आप समझ जाते हैं तो आप जो है वो एग्जाम्पल भी समझ जाते हैं, खुद से एग्जाम्पल जो है वो बना सकते हैं। अगर आपके माइंड में और भी एग्जाम्पल आ रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के या सिस्टम सॉफ्टवेयर के तो जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ कैन यू सम द वैल्यूज इन सेल थ्रू A1 टू A1 थ्रू A10 इन एक्सेल। तो देखिए एक्सेल सीट इस तरह से होती है, आपको पता है एक्सेल सीट अलग अलग सेल्स इसमें जो है वो बने होते हैं। ठीक है, इसमें A1 ये A1 हो जाएगा पहले वाला, फिर A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ऐसे ही नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो होते हैं। तो बोलते हैं कि सम करने के लिए A1 से A10 तक सम करने के लिए जो है वो बोलते हैं कि आप जो है वो किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह का फॉर्मूला जो है वो MS एक्सेल में लगेगा। तो अब एक बात तो यहाँ पर बड़ी ही बेसिक ध्यान रखना कि MS एक्सेल में कोई भी चीज़, कोई भी फॉर्मूला जब स्टार्ट होता है वो तो इज इक्वल टू बराबर है से ही जो है वो स्टार्ट होता है। तो बराबर है इन सब में दिया गया है। अब आपको सम करना है, ना ही आप यहाँ पर जो है वो टोटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना ही ऐड वाला लगाएंगे, ना ही समरी वाला लगाएंगे। इज इक्वल टू सम A1 टू A10 इस तरह से जो है वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब बोलते हैं MS एक्सेल की बात की जा रही है। MS एक्सेल में जो है वो ऐड करने के लिए, सम करने के लिए आपको फॉर्मूला पता चल गया। यहाँ पर जो है वो माइनस का भी पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको कि किस तरह से करेंगे यहाँ पर। जैसे अब माइनस तो दो ही चीज़ों के बीच में होगा, आपको A2 से A1 माइनस करना है तो आप इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इस तरह से जो है वो लिख देंगे। बेसिकली आपका सब्ट्रैक्ट जो है वो हो जाएगा। अब इसी तरह जो है वो बोलते हैं यहाँ पर जो है वो कि अगर आपको MS एक्सेल में ही जो है वो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, इज इक्वल टू A1 और एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, जो स्टार होता है वो लगाएंगे, एस्ट्रिक और A10 कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो मल्टीप्लाई भी जो है वो हो जाएगा। या फिर आप जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं A1 से A10 तक, तो आपको इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो प्रोडक्ट A1 टू A10 इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास A1 टू A10। ठीक है, तो ये बेसिकली फार्मूलाज हैं। परंतु एक बात सबसे कॉमन जो ध्यान रखनी है कि जितने भी फार्मूला स्टार्ट होते हैं वो इज इक्वल टू से ही
स्टार्ट होते हैं। आगे बोलते हैं MS एक्सेस रिप्रेजेंट, तो MS एक्सेस जो है वो किसको रिप्रेजेंट जो है वो करता है? क्या ये रिलेशनल डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क मॉडल को करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को करता है, या फिर इनमें से किसी को भी जो है वो नहीं करता? तो MS एक्सेस की हम बात करते हैं कि ये किसको जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट जो है वो करता है। MS एक्सेस जो है वो आपका रिलेशनल डेटाबेस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेस के बारे में एक और क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन MS एक्सेस, तो MS एक्सेस में कितने तरह के रिलेशनशिप जो है वो होते हैं? इसमें बेसिकली 3 तरह के रिलेशनशिप जो है वो होते हैं। तो 3 तरह के रिलेशनशिप आपने जो है वो MS एक्सेस के जो है वो याद रखने हैं कि 3 रिलेशनशिप इसमें जो है वो होते हैं। और एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि MS एक्सेस में जो है वो प्राइमरी की होती है। बोलते हैं कि MS एक्सेस में अ टेबल कैन हैव हाउ मैनी प्राइमरी कीज, तो कितनी प्राइमरी कीज इसमें जो है वो होती है? एक ही प्राइमरी की इसमें जो है वो होती है। ये ध्यान रखना है कि एक ही प्राइमरी की होती है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इन MS एक्सेस, तो वो 3 तरह के जो है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पटवारी एग्जाम के लिए, आने वाले पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, ये 2 एग्जाम अगर आप एक साथ कवर करना चाहते हैं तो स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज में आप जो है वो जुड़ सकते हैं। स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज में आप जुड़ सकते हैं और अपने स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। अभी जो स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज में आप जुड़ेंगे यहाँ पर, तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर बार बार टेस्ट शीट्स इन दोनों एग्जाम के लिए नहीं परचेज करनी पड़ेगी। एक ही टेस्ट शीट से आप दोनों एग्जाम की तैयारी थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा है आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की आपको पता है काफ़ी सारी वैकेंसी जो है वो निकली हुई हैं, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग होती है। तो इस बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो है वो यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है क्योंकि पैटर्न थोड़ा अलग रहने वाला है। तो अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस पढ़कर अच्छी शेप अपने स्टडी को देना चाहते हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। तो बोलते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होने लगे, बोलते हैं एज अ स्विचिंग डिवाइस, तो ये किस जनरेशन में जो है वो होने लगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन जो है वो आती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन आती है। किस जनरेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रही वो भी आपने ज़रूर जो है वो पढ़ा है। वही चीज़ हम यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो पढ़ते हैं। जैसे कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन जो है वो आती है। अगर हम सबसे पहली जनरेशन की ही बात करते हैं तो सबसे पहली जनरेशन में जो है वो वैक्यूम ट्यूब जो था वो इस्तेमाल होती थी। फिर दूसरी जनरेशन आती है। दूसरी जनरेशन में थोड़ा सा काम ऊपर चला गया और ट्रांजिस्टर जो कि सेमीकंडक्टर के बने होते थे उनका इस्तेमाल जो है वो होने लगा। फिर आ गई तीसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन में जो है वो सिलिकॉन के बने हुए इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे, आईसी होते थे, उनका इस्तेमाल जो था वो होता था। अभी जो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा ये होने लगा फोर्थ जनरेशन में। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। जो फोर्थ जनरेशन आई थी वो 1971 के बाद वाली जनरेशन ही थी। इसमें जो है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था, माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं। और बोलते हैं इसमें टाइम शेयरिंग टेक्निक्स ऐसी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होने लगी। ठीक है जी, तो ये इसलिए फोर्थ जनरेशन इंपॉर्टेंट है। फिर तो आगे आपको पता है एआई बेस्ड सिस्टम आगे आ गया। फिफ्थ जनरेशन जो है वो आगे आ गई जिसमें रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है वो ज़्यादा काम संभाल लिया और अभी तक वही चला हुआ है, उसी का जो है वो ज़्यादा रोल है। अब बोलते हैं कि कंप्यूटर की लाइन में कुछ पूछे जाते हैं कि फादर किसको बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो किसको बोला जाता है? वैसे कंप्यूटर का फादर तो चार्ल्स बेबीज को जो है वो बोला जाता है, ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो मॉडर्न कंप्यूटर की जब भी हम बात करते हैं तो एलन ट्यूरिंग को जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो बोलते हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की जाती है कि फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ था वो जो था वो कौन सा था? फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया की बात भी जो है वो की जाती है। फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, तो वो था सिद्धार्थ कर उसका नाम था। तो ये आप उसके बारे में भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं अ ट्रोजन हॉर्स चीज। तो एक ट्रोजन हॉर्स की बात यहाँ पर की जा रही है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है?
पहले में बोलते हैं टाइप ऑफ एंटीवायरस की, एक तरह का एंटीवायरस है। दूसरे में बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस की, अपने आप रेप्लिकेट होने वाला वायरस है। आगे बोलते हैं प्रोग्राम विद हिडन मैलिशियस कोड की, एक प्रोग्राम जिसमें हिडन मैलिशियस कोड्स हैं वो है, या फिर हार्डवेयर बग की, हार्डवेयर का ये कोई बग है। अगर हम ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं तो ट्रोजन हॉर्स बेसिकली अ प्रोग्राम है विद अ हिडन मैलिशियस कोड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छिपे हुए दुर्भावनापूर्ण कोड वाला एक प्रोग्राम जो है वो होता है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स का आपको पता होना चाहिए। अब हम बात यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर तो जो ट्रोजन हॉर्स है उसको ट्रोजन भी जो है वो बोलते हैं, और ये जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता, ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो है वो होता है। और बोलते हैं कि ये जो बनाया जाता है ना, ये स्पेशल जो डिज़ायरेबल फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए जो है वो बनाया जाता है। और कंप्यूटर वायरस की तरह भी ये नहीं करता, जैसे कंप्यूटर वायरस होता है वैसे भी नहीं करेगा ये। ट्रोजन हॉर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को चोरी भी कर लेता है, हार्म भी जो है वो पहुंचा देता है। और बोलते हैं ट्रोजन जो हॉर्स जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ड्राइव भी कर सकता है, जैसे कि सिस्टम में आपके है तो डाउनलोड, इंस्टॉल, ये ऑनलाइन गेम्स के थ्रू, इंटरनेट ड्राइव के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वो काम जो है वो कर लेता है। अनलाइक वायरस हो गया, वायरस की तरह ये जो है वो नॉन रेप्लिकेटिंग देमसेल्फ, ठीक है, ये नॉन रेप्लिकेटिंग जो है वो होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये अलग अलग चीज़ें कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एआई। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है लैंग्वेज वो कौन सी होती है। तो टाइम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर बोला गया है कि एआई में आमतौर पर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। तो एआई में आमतौर पर जो है पाइथन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। किसका? ऑप्शन सी इसका पाइथन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो आती हैं। पाइथन जो है वो किसके द्वारा और कब डिस्कवर की गई थी? 1991 में इसको डिस्कवर किया गया था। इसको जो है वो गाइड वैन रोसुम के द्वारा जो है वो डिस्कवर किया गया था। रोसुम का नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिसने पाइथन को जो है वो डिस्कवर किया था। ये बेसिकली एआई में जो है वो इस्तेमाल होती है। यहाँ पर सी दिया गया है। लैंग्वेजेस के बारे में भी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। सी लैंग्वेजेस 1972 में जो है वो डेवलप हुई थी। डेनिस रिट्चे के द्वारा बेल्स लैब में इसको बनाया गया था या फिर डेवलप किया गया था। पास्कल यहाँ पर दिया गया है। पास्कल 1970 में जो है वो डेवलप जो था वो हुई थी। 1970 में इसको जो है वो निकोलस विर्थ के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था। ये ध्यान रखना है, निकोलस विर्थ के द्वारा इसको डेवलप किया गया। जावा का ध्यान रखना है कि जावा जो है वो 1995 में डेवलप हुई। 1995 में जावा को किसके द्वारा डेवलप जो था वो किया गया था? जावा को जेम्स गुस्लिंग के द्वारा सन माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसिस्टम में जो है वो डेवलप जो था वो किया गया था। अच्छा, फोर्ट्रान का आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे। ये जो फोर्ट्रान है ये जो है वो किसके द्वारा डेवलप, कहाँ पर जो था वो की गई थी, कौन से ईयर में जो था वो की गई थी? फोर्ट्रान बेसिकली कहाँ पर की गई थी और कौन से ईयर में की गई थी, ये आप कमेंट कर कर बता दीजिए, तो मतलब रिवीजन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो बोलते हैं कि प्रिंटर के भी अलग अलग टाइप आते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो होता है। अब यहाँ पर यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का जो है वो एग्जाम्पल इनमें से जो है वो आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो क्या है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर ना ये पूरी की पूरी जो लाइन को है एक ही बारी में प्रिंट जो है वो कर सकते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल या फिर इंकजेट टेक्नोलॉजी को जो है वो इस्तेमाल जो है वो करते हैं। और भी आसान शब्दों में अगर आपको मैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में बताऊं तो इम्पैक्ट प्रिंटर ना थोड़ी आवाज़ करते हैं, आवाज़ कर कर ये काम करेंगे। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना वो बड़े ही तीव्रता के साथ काम करते हैं और ये आवाज़ भी जो है वो नहीं करते। ठीक है, तो अब इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है वो क्या क्या आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर आ जाता है, लाइन प्रिंटर जो है वो आ जाता है, ड्रम प्रिंटर जो है वो इसमें आ जाता है, और
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उसमें इंक जेट प्रिंटर जो है वो आ जाता है। ये तो हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और अगर हम लेज़र प्रिंटर की बात करते हैं तो ये भी नॉन इम्पैक्ट ही जो है वो आता है। थर्मल प्रिंटर की बात करते हैं तो ये भी नॉन इम्पैक्ट में ही जो है वो आता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही एग्जाम्पल बच जाता है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल जो है वो आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के आपने और भी एग्जाम्पल जान लिए, जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, ये भी जो है वो इस इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जाम्पल है। लाइन प्रिंटर हो गया, ये भी इसी का एग्जाम्पल जो है वो आ जाता है। ड्रम प्रिंटर हो गया, ये भी इसी का एग्जाम्पल जो है वो आता है। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं साथ में। आगे बोलते हैं द डिफ़ॉल्ट पेज साइज फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो बोलते हैं कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो डिफ़ॉल्ट पेज साइज होता है वो क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट पेज साइज की अगर हम बात करते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो है वो लेटर कर जो है वो होता है डिफ़ॉल्ट पेज साइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। लेटर इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कई बार बेसिकली पूछा जाता है कि लेटर के डायमेंशन जो है वो क्या होते हैं, तो इसके डायमेंशन भी आपने ध्यान रखने 8.5 इंच टू 11 इंच जो है वो इसके डायमेंशन जो है वो होते हैं। वैसे ही जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो यहाँ पर पेज साइज होते हैं, परंतु जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट पेज साइज जो होता है वो लेटर ही जो है वो होता है। लेटर आपने इस तरह से सीधे तौर पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन MS वर्ड द वे टेक्स्ट अपीयर्स ऑन द पेज इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि MS वर्ड में पेज पर टेक्स्ट जिस तरह दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे उसका फॉर्मेट बोल देते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर। कई बार आप बात भी करते हैं कि यार इसका फॉर्मेट चेंज कर दो, तो जो टेक्स्ट दिखाई देते हैं वो उनका फॉर्मेट होता है और उसी को चेंज करने की जो है वो वहाँ पर बात की जाती है कि इसका फॉर्मेट चेंज कर दो ताकि मुझे थोड़ा और भी अच्छा चीज़ जो है वो मिल सके या फिर मैं थोड़ा कंपेटेबल वहाँ पर हो सकूँ। आगे बोलते हैं हाउ मैनी अलाइनमेंट देर आर देयर इन MS वर्ड। तो बोलते हैं कि कितनी तरह की अलाइनमेंट जो है वो होती हैं MS वर्ड में। MS वर्ड में बेसिकली जो है वो कि 2 तरह की, क्या 3 तरह की, क्या 4 तरह की, क्या 5 तरह की अलाइनमेंट होती हैं। एक MS वर्ड में आपने ध्यान रखना है कि एक इसमें सेंटर अलाइनमेंट होती है, एक लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, एक राइट अलाइनमेंट होती है और एक जस्टिफाई अलाइनमेंट जो है वो होती है। तो ये 4 तरह की अलाइनमेंट जो है वो होती है। जो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है उसकी भी कमांड भी होती है उसकी, तो उसके लिए Ctrl+L कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है। जो आपकी जो है वो राइट अलाइनमेंट होती है उसके लिए Ctrl+R जो है वो कमांड जो है वो होती है। उसी तरह जो है वो आपकी जो सेंटर अलाइनमेंट होती है उसका भी ध्यान रखना है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए जो है वो आपकी Ctrl+E जो है वो कमांड इस्तेमाल जो है वो होती है। जस्टिफाई कर आता है, जस्टिफाई जो आपकी अलाइनमेंट होती है उसके लिए Ctrl+J कर जो है वो अलाइनमेंट जो है वो होती है। तो ये अलाइनमेंट्स भी जो है वो आपने ध्यान रखनी है, इनके शॉर्टकट की भी जो है वो ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट डज B2C स्टैंड इन ई-कॉमर्स। तो बोलते हैं B2C का क्या मतलब होता है ई-कॉमर्स में। अब बोलते हैं B2C की अगर हम बात करते हैं ई-कॉमर्स में, तो ई-कॉमर्स में इसका मतलब होता है बिजनेस टू क्लाइंट, बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू कंपनी या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर इसका जो है वो मतलब होता है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। क्या मतलब होता है इसका? इसका जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब जो है वो होता है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि एक जो है वो B2B भी जो है वो होता है। B2B का क्या मतलब होता है? B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। तो ये B2B हो गया बिजनेस टू बिजनेस, B2C हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं विच HTML5 API allows web application to store data in the user browser and retrieve it later even after closing the browser। तो बोलते हैं कि कौन सा HTML API जो है वो वेब एप्लीकेशन को उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में डाटा स्टोर करने और ब्राउज़र बंद होने के बाद भी उसको फिर से प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो ये वेब स्टोरेज API जो है वो आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच टेक्निक इज यूज्ड टू अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल पब्लिक IP एड्रेस व्हाइल एक्सेसिंग द इंटरनेट। तो बोलते हैं कि इंटरनेट एक्सेस करते समय कई डिवाइसेस को एक ही सार्वजनिक IP एड्रेस शेयर करने की अनुमति देने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इसके लिए NAT का प्रयोग जो है वो किया जाता है। किसका? NAT का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब NAT का पूरा नाम होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये भी ध्यान रखें आप।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं बुलन मल्टीप्लिकेशन बुलन मल्टीप्लिकेशन इज इक्विवेलेंट टू विच लॉजिकल ऑपरेशन। बोलते हैं बुलियन गुणन किस लॉजिकल ऑपरेशन में जो है वो समतुल्य है, इक्विवेलेंट किसके जो है वो है। तो अगर हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात जो है वो कर रहे हैं तो एंड का जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो सेम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कैसे इस बात को समझेंगे, यहाँ पर ए बी और एक्स हो गया, इनपुट आउटपुट जो ये आप इनपुट देंगे और आउटपुट क्या आएगी वो आपको पता चलेगा। जैसे 0 0 आपने दी तो ये 0 ही जो है वो आएगा, 0 1 अगर आपने दी तो ये 0 ही जो है वो आएगा, 1 0 अगर आपने दी तो ये 0 ही आएगा, और 1 1 अगर आपने दी तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये है इसका बुलियन एक्सप्रेशन एंड गेट का। और यहाँ पर यही पूछा गया था बुलियन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होती है इसमें x इज इक्वल टू a डॉट b जो है वो बेसिकली होता है, मल्टीप्लिकेशन इसमें होती है। और बुलियन गुणन किस लॉजिकल ऑपरेशन के समतुल्य होता है ये आपको पता जो है वो चल गया। आगे बोलते हैं इन क्यू वेयर इज द न्यू एलिमेंट इंसर्टेड। तो क्यू में जो नया एलिमेंट होता है उसको कहाँ पर इंसर्ट करते हैं। क्यू मतलब एक लाइन में जब कोई नया एलिमेंट आएगा तो उसको पीछे ही इंसर्ट किया जाएगा एट द रियर। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटन इन इंग्लिश वर्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड और कॉल्ड। तो बोलते हैं कि बाइनरी कोड के बजाय अंग्रेजी शब्दों में लिखे गए कंप्यूटर निर्देशों को क्या कहते हैं, तो उनको नेमोनिक्स जो है वो बोलते हैं, नेमोनिक कोड उनको बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर जो है वो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज अ थिन प्लेट और बोर्ड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कॉल्ड। तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर आप कमेंट कर बताएंगे। इससे पिछले पार्ट में पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था, तो अभी जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल for today. Thank you very much for watching and listening it very patient.